डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 181 से लेकर 200 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 181 में स्टेटमेंट गिवन है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। ए में गिवन है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो को हम इंक्रीज करें तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो इंक्रीज होगी। तो वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो डिक्रीज होती है। जितना ज्यादा वाटर ऐड करेंगे सीमेंट के कंपैरेटिवली उतनी ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो ए इनकरेक्ट है। बी में गिवन है डिक्रीज्ड, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो है उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो इंक्रीज होगी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सी में गिवन है कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नॉट अफेक्टेड, अफेक्ट होती है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो सी भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर की में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन सी दिया है, बट यहाँ पर ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, तो ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 182। क्वेश्चन 182 में पूछा है कि फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट है कोई जिसको हम पेमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, उसकी कंसिस्टेंसी पे प्रॉपर कंट्रोल रहे, इसके लिए उसकी स्लम्प की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये IS 456 में एक टेबल गिवन है जिसमें कि डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क में यूज होने वाली कंक्रीट की स्लम्प वैल्यू गिवन है। तो इस टेबल में ये दो टाइप है कंक्रीट प्लेस करने के, एक तो की पेवर्स की यूज करते हुए पेमेंट बना रहे, तो इसमें स्लम्प की जो वैल्यू है वो 25 to 75 है, और दूसरा हैंड प्लेस्ड पेमेंट है जिसमें कि स्लम्प की वैल्यू होगी वो 50 to 100 होगी। तो दो वैल्यू हमें मिली है, एक तो 25 to 75 और दूसरा 50 to 100। और ये IS 456 की टेबल नंबर यहाँ पे नहीं दिया है, ये पेज नंबर 17 पे ये गिवन है और ये स्लम्प वैल्यू है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं हम क्या क्या पॉसिबल है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि पेवर्स की यूज से कंक्रीट प्लेस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो 3 to 5 है, देखा जाए तो ये भी इसी रेंज में आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। 4 to 6 है, ये भी इसी रेंज में आ रहा है, mm में हो जाएगा 40 to 60। 5 to 7 भी इस रेंज में आ रहा है, ये इस वाले में आ रहा है, और 7 to 10 है, वो भी इस रेंज में आ रहा है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है, बट IS कोड के अकॉर्डिंग देखें तो फिर सारी रेंजेस पॉसिबल है। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 183। क्वेश्चन 183 में पूछा है कि एक मिक्स हमें कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर करना है जिसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए 28 डेज में। तो उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ 50 kg सीमेंट बैग रिक्वायर्ड होंगे अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट हमें प्रिपेयर करना है। तो इसका आंसर दिया है वो ऑप्शन डी दिया है 6.5 kg। बट ये क्वेश्चन है, ये मुझे सब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि नॉमिनल विक्स वाला तो ये डिजाइन है नहीं 28 का। जो M20, M25, M30 इनके लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूले हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी सीमेंट लगेगी, कितना फाइन एग्रीगेट होगा, कितना कोर्स एग्रीगेट होगा। बट ये इस टेबल में से है नहीं, ये है M28 के लिए, और इसके लिए स्पेसिफिकली फिर मिक्स डिजाइन करना पड़ेगा, तो वो काफी लेंदी हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 184। क्वेश्चन 184 में पूछा गया है कि कंक्रीट पेमेंट की डेप्थ कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला गोल्डबैग ने सजेस्ट किया था वो कौन सा है। तो ये फॉर्मूला सजेस्ट किया था गोल्डबैग ने, जिसमें सिग्मा सी है वो कॉर्नर लोडिंग की स्ट्रेस है। जैसे कि ये पेमेंट की स्लैब है, तो यहाँ पर अगर कॉर्नर पे लोड लग रहा है तो उस केस में स्ट्रेसेस जो आएंगे वो कैसे आएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। W है वो कॉर्नर लोड है और जिसको हमें कंसंट्रेटेड लोड की वजह से ट्रीट करते हैं, ये केजी में होगा। D है वो थिकनेस ऑफ स्लैब है, तो यहाँ से हम D कैलकुलेट कर सकते हैं कि W अपॉन सिग्मा का रूट आ जाएगा, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 185। क्वेश्चन 185 में पूछा गया है कि रिलेटिव थिकनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, और गुप्ता में भी ये फॉर्मूले के बेस्ट क्वेश्चन हैं। न्यूमेरिकल इसमें नहीं पूछे जाते क्योंकि इसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा जाता है। यहाँ पर E है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, D है वो स्लैब थिकनेस है सेंटीमीटर में, U है
पोजेस रेशियो है कंक्रीट का, के है वो सबग्रेड मॉड्यूलस है, एंड आर है वो रिलेटिव स्टिफनेस है जो कि पूछा गया हमसे। तो ये होता है जो ऑप्शन ए में फॉर्मूला गिवन है। तो ये जिस तरीके से एस की पावर 1/4, तो इसने रूट लगा के यहाँ पे 4 लिख दिया, सेम ही चीज इन्होंने, तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 186। क्वेश्चन 186 में कुछ स्टेटमेंट गिवन है कंक्रीट पेमेंट में डिफरेंट लोड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे बेंडिंग मोमेंट आएगा, कैसे स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, और इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें पिक करना है। तो जैसे कि एक स्लैब है, इसमें 3 टाइप की लोडिंग कंडीशंस होती है जिनको हम कंसीडर करते हैं। एक है कॉर्नर लोडिंग, जैसे यहाँ पे लोड लग रहा है, व्हील लोड को एज हम पॉइंट लोड कंसीडर करते हैं। दूसरा है कि इसके इंटीरियर पे लोडिंग लग रही है, इसको इंटीरियर लोडिंग बोलते हैं। और तीसरा है एज लोडिंग, अगर फॉर एग्जांपल एज के पास में इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग लग रही है तो इसको बोला जाता है एज लोडिंग। तो कुछ फोटोज की हेल्प से हम पहले समझते हैं कि कैसे कैसे कौन सी लोडिंग के कारण कैसे स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो ये बुक है जो इसको कंसीडर करो कि कोई कंक्रीट पेमेंट है, इसमें इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पर अगर लोडिंग लगा रहे हैं तो जिस तरीके से डिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है आपको बुक, उससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो कंप्रेशन आएगा वो टॉप पे आएगा और जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे वो बॉटम पे डेवलप होंगे। ये कुछ ऐसे बेंड हो रही है जैसे बीम में सेंट्रल लोडिंग लगाते हैं तो जिस टाइप से बेंड होती है। आरसीसी में हमने देखा था कि जैसे बीम के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं वैसे स्लैब के करते हैं, सेम ही टाइप की कंडीशन होती है, ट्रांसवर्स लोडिंग होती है, बस डिफरेंस इतना सा है कि स्लैब की थिकनेस कम होती है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, अगर ये कंसंट्रेटेड लोड है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस तरीके से यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो मैक्सिमम होगा। इसमें पूरी स्लैब में ही आएगा मोमेंट और इसके अलोंग आएगा वो मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट उसने दिए, एक तो उसने लोडिंग दी है अवे फ्रॉम एजेस। अवे फ्रॉम एजेस इंटीरियर लोडिंग ही होती है क्योंकि कॉर्नर और एज लोडिंग तो एज के अलोंग लगती है। इसमें पूछा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हमने भी देखा कि पॉजिटिव होता है, सेकंड का मोमेंट को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। बी में गिवन है कि अवे फ्रॉम द एजेस की अगर लोडिंग है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कंप्रेशन कॉज करता है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कंप्रेशन और टेंशन दोनों ही कॉज करता है। एक साइड में जो अभी वाला केस देखा इसमें हमने देखा कि ऊपर है वो कंप्रेशन आएगा और नीचे की साइड है वो टेंशन आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। सी में गिवन है कि एज की लोडिंग के अकॉर्डिंग, इस फोटो में बुक को यहाँ से प्रेस किया हुआ एज से, तो लोडिंग है वो एज पे लग रही है। तो आपको दिख रहा होगा इस केस में जिस तरीके से डेंट हो रही है यहाँ से, तो हमें पता चल रहा है कि ऊपर आएगा वो कंप्रेशन आएगा, नीचे आएगा वो टेंशन आएगा। मेजर तो जो स्ट्रेसेस आएंगे उसके अलोंग डेवलप होंगे, उसके साथ साथ यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि बेंट हो रही है ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर भी ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है कि एजेस पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगे वो पैरेलल टू द एज ऑफ द स्लैब होंगे। तो हमने देखा कि एज के अलोंग है स्ट्रेसेस वो मैक्सिमम है, पैरेलल तो मैक्सिमम नहीं है बट एज के अलोंग मैक्सिमम है, और एज के अलोंग अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑब्वियसली वो एज के पैरेलल होगी। तो तीनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 187। क्वेश्चन 187 में दिया गया है कि डी है वो थिकनेस ऑफ कंक्रीट पेमेंट है और हमें बी कैलकुलेट करना है जो कि है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन फॉर इंटीरियर लोडिंग। एक तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए वो सारे ही गलत हैं, उनमें मिसिंग है ए स्क्वायर, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ये होता है ये फॉर्मूला और ये आपको डायरेक्टली ही याद रखना पड़ेगा, 1.6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0.675 डी। ए यहाँ पर जो है ये है रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटीमीटर में, और यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि अगर ए की वैल्यू है ये 1.724 डी से ग्रेटर है तो उस केस में डी की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो ए के इक्वल होगी। अगर ए है 1.724 डी से कम है तब तक तो ठीक है, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, और अगर इससे ज्यादा है तो उस केस में फिर हम बी इज इक्वल टू ए ले लेंगे। और गुप्ता एंड गुप्ता वाली जो बुक है उसमें इसका एक न्यूमेरिकल भी गिवन है जिसमें ये वाला केस फॉलो हो रहा है, और
और इस वाले केस के लिए फिर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, जस्ट d इज इक्वल टू a करना है। तो आंसर की में आंसर ऑप्शन डी दिया है, बट डी में आपको यहाँ पे a स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ये 1.6 इंटू a स्क्वायर आएगा प्लस d स्क्वायर 0.675 d, तो फिर आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 188, और इसमें रेफरेंस के लिए आप यूज करना चाहो तो ये मैंने मेंशन किया, खन्ना एंड जस्टो की जो बुक है उसमें गिवन है ये फॉर्मूला पेज नंबर 313 पे, चैप्टर नंबर 7 में। बाकी काफी कॉमन सा फॉर्मूला किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन 188 में गिवन है कि कंक्रीट पेमेंट की डिजाइन करने के लिए जो कॉर्नर लोडिंग का IRC इंडियन रोड कांग्रेस ने फॉर्मूला रिकमेंड किया वो कौन सा है। तो डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए स्ट्रेसेस निकालने के फॉर्मूले हैं। कॉर्नर लोडिंग के लिए जो फॉर्मूला IRC में यूज किया गया है वो फॉर्मूला दिया था वेस्टरगार्ड ने, केली ने उसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया था, बट वो फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है IRC कोड में और बुक्स में, वो वेस्टरगार्ड फॉर्मूला ही मेंशन किया हुआ है। केली ने जस्ट कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, पावर वगैरह में चेंजेस किए थे कुछ। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, वेस्टरगार्ड फॉर्मूला। यहाँ पे एक मिस्टेक है आंसर की में, ऑप्शन ई दिया है जो कि नहीं है, और ये फॉर्मूला होता है 3p/h²। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस a√2 डिवाइडेड बाई l दिस रेज टू पावर 1.2, ये है मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला। और ये गिवन है IRC 58/2002, इसमें गिवन है ये पेज नंबर 20 पे। तो ये आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 189। क्वेश्चन 189 में डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस गिवन है कंक्रीट पेमेंट के लिए, और पूछा है कि कौन सा इनमें से मोस्ट अनकॉमन क्रॉस सेक्शन है। और जो सेक्शन दिए हैं वो ये है, एक स्ट्रेट स्लोप सेक्शन है, एक डबल ट्रेपेजोइडल है, एक पैराबोलिक है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो ये डिफरेंट थिकनेस होने का रीजन ये है इसका कि एजेस पे स्ट्रेसेस ज्यादा होते हैं तो वहां पे थिकनेस ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इंटीरियर में थिकनेस उतनी रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि स्ट्रेसेस वहां पर कम है, तो हम इंटीरियर में थिकनेस कम रख सकते हैं। बट जो फील्ड में यूज किया जाता है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन ही है, क्योंकि अगर इंटीरियर में हमें थिकनेस रिड्यूस करनी है तो सब ग्रेड को प्रिपेयर करने में, सेट करने में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो प्रेफर ये किया जाता है कि थिकनेस यूनिफॉर्म ही रखी जाए थ्रू आउट। यहाँ पर आंसर दिया है वो ऑप्शन बी दिया है। जनरली जो देते हैं सेक्शन वो डी होता है। अब आई डोंट नो यहाँ पे बी आंसर क्यों दिया गया है, क्योंकि थिकनेस के कंसेप्ट के हिसाब से देखे जाए तो सारे ही पॉसिबल है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ। क्वेश्चन 189 में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन गिवन है सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के, और पूछा गया है कि मोस्ट अनकॉमन सेक्शन इनमें से कौन सा है। तो जो थिकनेस होती है वो एजेस पे हमें ज्यादा रखनी होती है क्योंकि स्ट्रेसेस ज्यादा होते हैं। इंटीरियर पे हम थिकनेस को रिड्यूस कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हमें इंटीरियर पे थिकनेस रिड्यूस करनी होती है तो जो सबग्रेड का डिजाइन करना है उसकी थिकनेस वेरी करेगी, और उसके कारण उसको डिजाइन और सेट करना काफी डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए ये जो वेरिंग थिकनेस के क्रॉस सेक्शन है वो मोस्टली अवॉइड किए जाते हैं, और जो प्रोवाइड किया जाता है फील्ड में क्रॉस सेक्शन वो होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर इसका आंसर दिया है वो ऑप्शन बी दिया है, बट लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो सारे ही पॉसिबल है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 190। इसमें पूछा है कि अगर इकोनॉमिक डिजाइन डेप्थ है वो डी है स्लैब की, तो सीमेंट कंक्रीट जो पेमेंट है उसकी थिकनेस इंटीरियर पे कितनी होगी। तो इसका आंसर होगा 0.85 डी, ऑप्शन सी आपको डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 191। 191 में पूछा गया है कि सीमेंट कंक्रीट स्लैब होती है जो रोड पेमेंट में, उसमें रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो ये वेल्डेड वायर मेश की फॉर्म में हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इस तरीके से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी वायर्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी वायर्स होते हैं। और ये वायर मेश माला जो है ये बार्स के कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव होता है क्रैक्स वगैरह को रोकने के लिए। और कंक्रीट पेमेंट में हमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका मेन पर्पस यही है कि वो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं उनको रोक ले, उनको आगे एक्सटेंड ना होने दे।
इसलिए यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 192। क्वेश्चन 192 में पूछा गया है कि सरफेस ऑफ कंक्रीट से कितनी डेप्थ में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है 5 सेंटीमीटर। आंसर होगा ऑप्शन ए। और एजेस से भी ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाता है, और जॉइंट्स वगैरह जो है उनमें भी जॉइंट से 5 सेंटीमीटर अवे जो रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 193। क्वेश्चन 193 में पूछा है कि जो वेल्डेड वायर मेश होता है इसमें लॉन्गिट्यूडनल वायर्स के बीच की स्पेसिंग कितनी रखी जाती है। तो इस क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है, क्योंकि वायर मेश के रिगार्डिंग ये कोड है IS 1566 1982। इसमें स्पेसिंग गिवन है लॉन्गिट्यूडनल वायर्स के बीच की, और वो डिपेंड करती है कि कितने डाया की बार यूज कर रहे हैं, और लॉजिकल भी है। अगर हम ज्यादा डाया की बार यूज कर रहे हैं तो हम दूर दूर रख सकते हैं, अगर कम डाया की बार यूज कर रहे हैं तो फिर ज्यादा पास पास रखना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वायर स्पेसिंग 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो यहाँ पे 3 ऐसे ऑप्शंस गिवन है। आंसर की में जो आंसर है वो ऑप्शन बी दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पर मेंशन करना चाहिए कि डाया कितना है। क्वेश्चन 194 में पूछा गया है कि रिजिड कंक्रीट पेमेंट में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को प्रिवेंट करने के लिए कौन से जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो जॉइंट स्पेसिफिकली इसके लिए डिजाइन किए जाते हैं वो तो है एक्सपांशन जॉइंट, बट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और हिंज जॉइंट है, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेसेस रिलीज करने में, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में जैसे इस टाइप से एक स्पेस रखा जाता है, तो काफी बार कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स हैं वो ज्यादा पास पास प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस वहीं से रिलीज हो जाए, और जो एक्सपांशन जॉइंट है उनकी स्पेसिंग हम ज्यादा रख सके। जैसे पहले हम क्लोज एक्सपांशन जॉइंट दे रहे थे, रिक्वायर्ड थे वो, बट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट से हमने कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रिलीज कर दिया, जिसके कारण एक्सपेंशन जॉइंट की अब जो स्पेसिंग है वो हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से हिंज जॉइंट में भी स्पेसिंग होती है, तो वो भी प्रिवेंट करती है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, कंट्रीब्यूट करती है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रिलीज करने में। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, और आंसर की में भी ऑल ऑफ द अबव ही दिया है। तो स्पेसिफिकली डिजाइन एक्सपेंशन जॉइंट करते हैं, बट ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और काफी बार हम इसका कंट्रीब्यूशन भी काउंट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रिलीज करने में। क्वेश्चन 195 में लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट पे हम जो टाई बार यूज करते हैं उनकी स्पेसिंग यहाँ पर पूछी गई है, और पेमेंट के डायमेंशंस और वर्किंग स्ट्रेस जो बार में होता है टाई बार में वो गिवन है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, किसी बुक में भी, और IRC कोड में भी मिल जाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस मिल सकते हैं आपको फॉर्मूले में कि W किस फॉर्म में लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में जस्ट फोर्सेस को बैलेंस करना है हमें। पेमेंट का जो एक लेन हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि ये वाली एक लेन है, लेंथ कंसिडर करते हैं हम 1 मीटर के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं। इस पेमेंट की एक लेन में जो हम कंसिडर कर रहे हैं, इस पे जितना जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो कैरी करना है टाई बार्स में। तो टाई बार्स की टोटल स्ट्रेंथ जो होगी, जितना फोर्स वो कैरी कर सकते हैं, उसको इक्वेट कर देना टोटल फ्रिक्शनल फोर्स की। और हमें पता है कि टोटल फ्रिक्शनल फोर्स होता है F मल्टीप्लाई बाई टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पेमेंट का हमें टोटल वेट निकालना है, उसको F से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको इक्वेट करना है कितना लोड कैरी कर सकती है टाई बार्स। टोटल एरिया है टाई बार्स का, AST है, अलाउबल स्ट्रेसेस इतने हैं, तो ये केजी में लोड आ जाएगा कितना कैरी कर सकती है। और इसको हमें इक्वेट करना है, तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे हम इस पेमेंट का। अगर इसकी थिकनेस है वो H है, पेमेंट की थिकनेस है वो स्मॉल क्वांटिटी होती है, इसलिए जनरली सेंटीमीटर में गिवन होती है। तो B विड्थ इंटू H बाई 100, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई W, और एक यूनिट बच रही है ये लेंथ वाली। तो ये इतना तो हो गया वॉल्यूम, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया W से, यूनिट वेट से, तो ये केजी में टोटल वेट आ गया। इसको अगर F से मल्टीप्लाई कर दें फ्रिक्शन फैक्टर जो है, तो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा।
जिसको हमने यहाँ पे ये इक्वेट किया है। तो 1 मीटर लेंथ में इतना AST, इतना जो एरिया ऑफ स्टील है टाई बार्स का, वो हमें प्रोवाइड करवाना होगा। और फिर हमें एक बार का डाया पता है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 मीटर में हमें कितनी डाया इस गिवन डाया की बार डालनी है, और उससे फिर हम स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफी जगह आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्म में मिलेगा कि ये स्मॉल w की जगह कैपिटल W या फिर मे बी स्मॉल w ही यूज कर ले, बट यूनिट डिफरेंट होगी। अभी हमने जो w यूज किया है ये है kg पर मीटर क्यूब में, यूनिट वेट। काफी बार कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगा kg पर मीटर स्क्वायर में। तो kg पर मीटर क्यूब वाला जो 2400 वैल्यू है, उसको kg पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो थिकनेस ऑफ पेमेंट से। तो अगर kg पर मीटर स्क्वायर में है तो आपको इसकी जगह लिखना है 2400 इंटू h डिवाइडेड बाई 100। तो सेम ही फॉर्मूला है अल्टीमेटम। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज पुट करके। टोटल पेमेंट की जो विड्थ है वो 7.5 मीटर है, तो कुछ दिया नहीं है तो हम इसको टू लेन रोड मानेंगे। तो एक लेन की विड्थ हो जाएगी 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच की वैल्यू आ जाएगी 20/100 इंटू 2400 इंटू एफ। एफ की वैल्यू जनरली आपको याद रखनी है, ये 1.5 ली जाती है, कोड में भी गिवन है। तो ये 1.5, अगर कुछ नहीं दिया तो 1.5 लिया, वो दिया है तो फिर वो वैल्यू लोगे, डिवाइडेड बाई एस। एस की वैल्यू है 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो आ रहा है वेट ये आएगा kg में और नीचे वाला है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो रिजल्टेंट जो इसकी यूनिट आएगी वो आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 मीटर में जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करवाना है वो आएगा 1.929। ये एसटी इस फॉर्मूले से आएगा 1.929 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें टाई बार्स का 1 मीटर की लेंथ में प्रोवाइड करवाना है। और हम जो बार यूज कर रहे हैं उनका डाया 10 mm है, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आ जाएगा π/4 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.785। एक बार का डाया है 0.785, हमें एरिया प्रोवाइड करवाना है 1.929। तो नंबर ऑफ बार्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ जाएगा 1.929 डिवाइडेड बाई 0.785। तो ये कैलकुलेशन करोगे तो ये नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर आ जाएगा 2.457। इतनी नंबर ऑफ बार्स हमें 1 मीटर में प्रोवाइड करनी है। तो अब हम स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.457 नंबर ऑफ बार्स हमें प्रोवाइड करनी है 100 सेंटीमीटर की लेंथ में। तो एक बार हम प्रोवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 2.457 सेंटीमीटर की लेंथ में, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आएगा कुछ 40.70 सेंटीमीटर आएगा। तो आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। आंसर के में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन सी दिया है, जो कि नहीं होगा। और फॉर्मूले के लिए आप रेफरेंस दे सकते हो, न्यूमेरिकल्स तो फिर आपको सोल्व करके ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन में। फॉर्मूले के लिए रेफरेंस है कि जो हाईवे इंजीनियरिंग की खन्ना एंड जस्तो की बुक है उसमें ये फॉर्मूला गिवन है पेज नंबर 393 पे। तो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर आएगा। और ये लॉजिकल क्वेश्चन, तो इसमें कुछ चेंजेस होने की चांसेस भी नहीं है, क्योंकि जस्ट फोर्सेस को बैलेंस करके फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला सेम है IRC में और इस बुक में। तो आंसर ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 196। क्वेश्चन 196 है जैसा 195 था वैसे ही है बिल्कुल। 195 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी और यहाँ पे इसने जस्ट फॉर्मूला पूछा है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं क्वेश्चन में। एक इसने दिया 80 है, वो एरिया ऑफ स्टील क्रॉस सेक्शन है। तो ये एरिया ऑफ स्टील क्रॉस सेक्शन नहीं है। अगर ऐसा होता हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, हम टाई बार्स की स्पेसिंग नहीं कैलकुलेट कर सकते। 80 जो है वो है सिंगल बार का 1 बार का एरिया। 1 बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 80। टी वर्किंग स्ट्रेस है, एल है वो विड्थ ऑफ रोड है। ऑप्शंस में जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम मैच कराना चाहें तो एग्जैक्टली तो कोई सा भी मैच नहीं कर रहा, बट फिर भी एल को अगर हम विड्थ ऑफ रोड की बजाय लेंथ की विड्थ कंसीडर करते हैं
तो फिर एक ऑप्शन काफी हद तक मैच कर जाएगा। तो एल यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया है, ये लेन की विड्थ है, इसलिए क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। AST इज इक्वल टू BSW अपॉन 100 इंटू F अपॉन AS, ये इस क्वेश्चन में हमने यूज किया था फॉर्मूला। एस है वो यहाँ पर था वर्किंग स्ट्रेस अलाउड जो है, जो बार में, टाई बार में। AST है वो टोटल एरिया है, AT है वो सिंगल बार का एरिया है। AST कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर W जो दिया है वो पर स्क्वायर मीटर में दिया है, वेट पर स्क्वायर मीटर। इट मीन्स जो 2400 था उसको इसने H से मल्टीप्लाई कर दिया है, H सेमी में होता है तो 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये वैल्यू है, ये W है। SW अपॉन 100 को हम लिख सकते हैं कैपिटल W। विड्थ ऑफ सिंगल लेन B था, यहाँ पे विड्थ ऑफ लेन लेना है हमें L इंटू F आएगा, डिवाइडेड बाई S की जगह यहाँ पर इसने लिया है T, T इज वर्किंग स्ट्रेस, तो ये आ गया। AST टोटल एरिया है, अब नंबर ऑफ बार हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ बार आ जाएंगी LWF अपॉन T डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सिंगल बार जो कि है 80। अब हमें करनी है स्पेसिंग कैलकुलेट, ये नंबर ऑफ बार से हमें प्रोवाइड करनी है 1 मीटर में, तो नंबर ऑफ बार्स यहाँ पे जो आया LWF डिवाइडेड बाई T इंटू 80, ये नंबर ऑफ बार्स हमें प्रोवाइड करनी है 100 सेंटीमीटर में। तो एक बार कितनी डिस्टेंस में प्रोवाइड करनी है, इसके लिए 100 में इसका डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100 T इंटू 80 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा LWF। ऑप्शंस में एग्जैक्टली तो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे F मिसिंग है ऑप्शंस में, एक ये L का कंफ्यूजन है, इसने विड्थ ऑफ रोड बोल दिया है, बट फिर भी अगर सारे ऑप्शंस को देखें तो A ऑप्शन है वो सबसे क्लोज है। A में जो दिया है इसमें अगर नीचे हम F ऐड कर दें, यहाँ पे F और है, तो उस केस में फिर A ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आंसर की में ऑप्शन D दिया है जो कि तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, बाकी A भी पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, यहाँ पे F ऐड करना होगा एक्स्ट्रा से, WL इंटू F होगा यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A करेक्शन के बाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 197। क्वेश्चन 197 में एक डायग्राम दिया है और पूछा है कि ये कौन से टाइप का जॉइंट है। तो लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट का एक टाइप होता है टोंग एंड ग्रूव जॉइंट, तो ये उसी का एग्जांपल है, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन बी लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट है, और ये टोंग और ग्रूव टाइप का जो जॉइंट होता है ये कंट्रोल करता है अगर डिफरेंट अपलिफ्ट प्रेशर हो दोनों साइड में, तो ये उसको कंट्रोल करने के काम में आता है, और ये सुपेरियर टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट है। इसको स्पेसिफिकली तब यूज किया जाता है जब सबग्रेड जो है पेमेंट का वो पुअर है, तो इस टाइप के जॉइंट को यूज किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 198। क्वेश्चन 198 में एक फिगर गिवन है यहाँ पर और पूछा है कि ये कौन से टाइप का जॉइंट है। तो ये एक्सपेंशन टाइप का जॉइंट है। ये वाली जो बार दिख रही है डॉल बार है, जो कि ट्रैफिक के लोड को एक स्लैब से दूसरी स्लैब पे ट्रांसफर करती है। ये यहाँ पे फिलर फिल किया हुआ है, और इस डॉल बार का एक साइड तो फिक्स होता है स्लैब में, दूसरी साइड जो है ये एक मेटल कैप है। इस मेटल कैप के अंदर ये फ्री होता है मूव करने के लिए एक साइड, और ये साइड है वो पेंट करके ग्रीस कर दी जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ए एक्सपांशन जॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 199। क्वेश्चन 199 में पूछा है कि ये फिगर में दिया हुआ है ये कौन से टाइप का जॉइंट है। तो ये एक डमी जॉइंट है जिसमें कि जब कंक्रीट है वो सेट नहीं हुई है, जिसको हम ग्रीन कंक्रीट भी बोलते हैं, जब वो वेट है तो उसमें एक टी प्लेट यहाँ पे इंसर्ट की जाती है, और वो सेट होने लगता है, तो वो जस्ट सेट हो उससे कुछ टाइम पहले हम उस प्लेट को वापस रिमूव कर लेते हैं, तो स्पेस यहाँ पे बच जाता है, और इस स्पेस में बाद में हॉट बिटुमिन फिल किया जाता है। तो ये हो गया डमी जॉइंट, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 200। क्वेश्चन 200 में पूछा है कि ट्रांसफर जॉइंट होता है वो किस किस टाइप का होता है, कैसे कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो 3 टाइप तो यहाँ पे ये गिवन है, एक्सपांसिव, कॉन्ट्रैक्शन और रैपिड। इसके अलावा एक और टाइप का जॉइंट होता है, वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो ये चारों ही ट्रांसवर्स जॉइंट के टाइप है। तो फिर यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।